हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सोल्यूशन अप पर। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश की बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक के ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उसकी समरी भी पढ़ेंगे। सो द साउंड ऑफ म्यूज़िक में दो पार्ट दिए गए हैं आपको। एक तो है एवलिन ग्लिनेई जिसकी ऑथर हैं डिबोरा काउली, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाह खान के बारे में ही है चैप्टर में पूरा का पूरा, तो उनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन अलग से नहीं दे रखा, वो चैप्टर के अंदर ही दे रखा है जो भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहले डिबोरा काउली जो कि फर्स्ट पार्ट की ऑथर हैं, वो उसके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर ऐड की गई है ये डिबोरा काउली की ही है। सो डिबोरा काउली इज़ अ राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। सो अब डिबोरा काउली एक लेखिका भी हैं और एक ब्रॉडकास्टर भी हैं। शी ग्रू अप इन टोरंटो, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो एंड मूव टू ओटावा फॉर वर्क। अब इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर हुई है? टोरंटो में हुई। अपनी ग्रेजुएशन वगैरह इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो से की और उसके बाद कामकाज करने के लिए बाद में ओटावा शिफ्ट हो गई थी। तो ये था डिबोरा काउली का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात आती है डिबोरा काउली ने जो स्टोरी लिखी एवलिन ग्लिनेई लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, उसके बारे में जानने की। तो यहाँ पर एक पिक्चर ऐड की है, साथ ही साथ मैंने एक लाइन लिखी है दैट एवलिन इन द आइज ऑफ अदर प्रिकॉशनिस्ट लाइक जेम्स ब्लेड। तो यहाँ पर ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है जो कि मैं बॉक्स से कवर कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दी है जेम्स ब्लेड्स ने। और इनकी नज़र में एवलिन किस तरह की एक सिंगर है या किस तरह से हम कह सकते हैं कि म्यूजिशियन है, वो बताया गया है। सो ही सेज, अब ये किसने कहा? जेम्स ब्लेड ने, दैट गॉड मे हैव टेकन अ हियरिंग बट ही हैज़ गिवन अर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने चाहे उसके सुनने की क्षमता चाहे छीन ली हो, लेकिन उसके बदले में उन्हें काफ़ी शानदार तोहफा दिया है। वट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। अब जो चीज़ हम सुन सकते हैं उसे वो फील कर सकती हैं, बहुत ही गहराई तक फील कर सकती हैं। मतलब हल्की सी रिदम होती है उसे भी वो फील कर लेती हैं चाहे हमें पता ना लगे। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बजा पाती हैं, यूज़ कर पाती हैं। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, समरी की तरफ। सो एवलिन ग्लिनेई इज़ अ मल्टी प्रिकॉशनिस्ट। अब स्टोरी के अकॉर्डिंगली एवलिन ग्लिनेई कौन है? एक मल्टी प्रिकॉशनिस्ट है, यानी कि जिसको काफ़ी सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होती है, उसे हम प्रिकॉशनिस्ट बोलते हैं। मल्टी प्रिकॉशनिस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज इन चीज़ों की रखने वाला। सो शी हैज़ अटेन्ड मास्टरी ओवर ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स डिस्पाइट बीइंग हियरिंग इम्पेयर्ड। अब उनकी सुनने की क्षमता चली गई थी, सुनने की शक्ति उनके पास नहीं थी, फिर भी उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर मास्टरी की है, उन्हें अच्छे से जाना है, सीखा है। शी लर्न टू फील म्यूज़िक थ्रू द बॉडी इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट थ्रू द ईयर्स। अब वो म्यूज़िक को फील करती थी। हम तो जैसे अपने म्यूज़िक को सुनते हैं अपने कानों से, लेकिन उनकी तो सुनने की क्षमता चली जा चुकी थी, तो वो अपनी बॉडी के थ्रू म्यूज़िक की बीट को अच्छे से फील करती थी। When Evelyn was 11 years old, it was discovered that she had lost her hearing power due to a nerve damage. अब जब एवलिन 11 साल की थी तब ये पता चला कि उनकी जो सुनने की क्षमता है, सुनने की शक्ति है, वो चली गई है क्योंकि उनकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है। द स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड दैट शी शुड वियर हियरिंग एड्स एंड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। अब एक स्पेशलिस्ट ने, एक डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसे एक हियरिंग एड वगैरह दिलवाइए जिससे कि ये थोड़ा बहुत सुन सके, समझ सके, साथ ही साथ इन्हें बहरों के स्कूल में डाल दीजिए। ये एडवाइस दी स्पेशलिस्ट ने, डॉक्टर ने। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत ही हुआ। एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। एवलिन ने तो इसके बिल्कुल विपरीत किया। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी जैसे कि सारे के सारे जीते हैं, और उनका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसे भी वो फॉलो करना चाहती थी, बरकरार रखना चाहती थी, जो कि अपने पैशन को फॉलो करना इम्पोर्टेंट भी होता है। Although she was discouraged by her teachers, her potential was noticed by master percussionist Ron Forbes. अब हालांकि उसके टीचर्स ने उसे काफ़ी डीमोटिवेट किया, डिस्करेज किया कि तुम ये नहीं कर पाओगी, ऐसे नहीं कर पाओगी, लेकिन उसका जो पोटेंशियल था, उसकी जो शक्ति थी इस तरह की म्यूज़िक को बजाने की, वो मास्टर प्रिकॉशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, यानी कि जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेते थे। उन्होंने उनके पोटेंशियल को, उनके गोल को पहचाना, एवलिन ग्लिनेई के पोटेंशियल को। सो ही गाइडेड एवलिन टू फील म्यूजिक सम अदर वे दैन टू हियर इट थ्रू हर ईयर्स। अब उन्होंने एवलिन को क्या एडवाइस दी कि तुम इसे कानों से तो नहीं सुन सकती, लेकिन अपने कानों की बजाय इसे अपने अदर बॉडी पार्ट्स से फील करने का ट्राई करो। दिस वर्कड वेल फॉर एवलिन
and she realized that she could sense different sounds through different parts of the body. और एवलिन ने इसे ट्राई करने की कोशिश की और एवलिन ने ये पाया कि वो केवल उन साउंड्स को अच्छे से सुन पा रहे, मतलब अच्छे से समझ पा रही है, चाहे वो सुन नहीं पा रही लेकिन उसकी बीट को वो अच्छे से फील कर पा रही है, अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग डिफरेंट टाइप की बीट्स को वो फील कर पा रही है. So once she had overcome this hurdle, Evelyn began her career in music. और एक बार ये जो मुश्किल थी इसे एवलिन ने पार कर लिया, उसके बाद तो उन्होंने अपना म्यूज़िक में कैरियर शुरू कर दिया था. She got admission in the Royal Academy of Music London. अब लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक था, उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया था, उसमें उन्हें एडमिशन मिल गया था. एंड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और सबसे बढ़िया बात क्या थी कि उन्हें हियरिंग इम्पेयरमेंट थी, फिर भी क्या हुआ, उन्होंने उस एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए. एवलिन सेज दैट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स अ गोल हेल्प्ड हर अचीव सक्सेस. और एवलिन ने इसके बाद कहा, मतलब इन सब के बाद कहा कि हार्ड वर्क और जो डेडिकेशन था उनके काम के प्रति, उसी वजह से उन्हें ये सक्सेस अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली. एवलिन गिव्स सोलो परफॉर्मेंसेस एंड इवन गिव्स फ्री कंसर्ट्स फॉर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स. अब एवलिन सोलो परफॉर्मेंस करती थी, यानी कि अकेले ही स्टेज पर परफॉर्म करती थी काफ़ी ज़्यादा हद तक, और साथ ही साथ वो फ्री कंसर्ट्स भी करती थी, फ्री में शोज़ भी करती थी हॉस्पिटल्स के लिए और स्कूल्स के लिए. इन द ईयर 1991 शी वॉन रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड. अब 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है सोलोइस्टिक ऑफ द ईयर, यानी कि अकेले स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, वो उस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया. एवलिन स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड हु आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स लाइक शी डिड. अब एवलिन की स्टोरी एक इंस्पिरेशन मानी जा सकती है, इंस्पिरेशन कही जा सकती है, चाहे वो किसी भी तरह के डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह से वो इम्पेयर्ड हैं, उन सब के लिए एक तरह की मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है कि वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि एवलिन ने हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के बाद भी किया. तो एवलिन की स्टोरी हो चुकी है. अब हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जो हमारी स्टोरी है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, उसके बारे में. यहाँ पर फ़ोटो दी है, ये बिस्मिल्लाह खान जी की फ़ोटो है. बिस्मिल्लाह खान मेड अ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक थ्रू देयर शहनाई. अब बिस्मिल्लाह खान जी ने अपना बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन दिया है दुनिया के लिए म्यूज़िक के थ्रू और शहनाई के थ्रू, या म्यूज़िक के अंदर शहनाई के थ्रू. फॉर दिस ही वॉज ऑनर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 2001. और इसके लिए जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है द भारत रत्न, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया 2001 में. ही हेल्ड फ्रॉम अ फैमिली म्यूजिशियंस. अब ये म्यूजिशियंस की फैमिली में से ही बिलोंग करते थे. ही इम्प्रूव्ड मैनी न्यू राग्स विद द शहनाई एंड दस प्लेज इट अमंग अदर क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. अब ये नई नई राग को बनाते रहते थे और शहनाई की टोन को भी इम्प्रूव करते रहते थे किसी ना किसी तरह, और क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में तो शहनाई इन्होंने काफ़ी शानदार बना दी थी, मतलब एक जगह बना दी थी उसके लिए. ही वॉन अकोलेट्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल 2. अब इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर, हालांकि भारत रत्न तो मिला ही मिला, इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि अदर कंट्रीज़ के जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं उनमें भी इनका नाम शामिल है. तो यहाँ पर अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि शहनाई बजाई कैसे जाने लगी. पहले बजती थी पुंगी, बाद में आई शहनाई. तो ब्रीफली आपको बताऊं कि औरंगजेब को ये पुंगी बजाना या पुंगी की आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती थी, तो पुंगी बजाने से औरंगजेब ने रोक लगा दी थी अपने राज दरबार में. उसके बाद इनके ही एंसेस्टर्स थे, जो हमारे जिसके बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उनके ही एंसेस्टर्स थे, तो उन्होंने इसकी ट्यून को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने के लिए एक होलो स्टेम लिया, उसमें 7 हॉल्स किए और किसी ना किसी तरह ट्यून बजाने की ट्राई की, तो इससे बेटर ट्यून प्रोड्यूस हुई. तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सो द मुगल एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी इन हिज रॉयल कोर्ट. अब मुगल तानाशाह थे औरंगजेब, उन्होंने अपने शाही राज दरबार में पुंगी बजाने से मना कर दिया था, पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी. ही डिसलाइक द साउंड एंड सो द पुंगी वॉज डिटरमाइंड टू बी अ नॉइस मेकर. अब औरंगजेब जी को तो इसका जो पुंगी का साउंड था वो पसंद नहीं था बिल्कुल भी, तो उन्होंने इसे एक नॉइस मेकर घोषित कर दिया, यानी कि एक तीखी आवाज़ वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो घोषित कर दिया. अब बार बार ट्राई टू इम्प्रूव द पुंगी स्टोन.
अब एक बार्बर ने, एक नाई ने इसकी ट्यून को इम्प्रूव करना चाहा, इम्प्रूव करने की कोशिश की। ही गोट अ होलो स्टेम, उन्होंने एक लकड़ी ली जो कि अंदर से खोखली थी, वाइडर यानी कि चौड़ी भी थी, एंड लॉन्गर दैन द पुंगी, और ये कुछ पुंगी से ज़्यादा लंबी थी। मेड 7 होल्स, यहाँ पर होल्स आएगा, मेड 7 होल्स ऑन इट एंड ब्लू इनटू इट। अब इस लकड़ी में, इस लकड़ी के डंडे में इन्होंने 7 छेद भी किए और फिर इसमें फूंक मारी, क्लोजिंग एंड ओपनिंग होल्स, और साथ साथ फूंक मारने के साथ साथ इसमें जो होल किए थे उस पर अपने फिंगर्स को इधर उधर आगे पीछे मूव किया। इट प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट मेलोडियस साउंड। अब इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सा, काफ़ी ज़्यादा मेलोडी वाला म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ, यानी कि अच्छी सी ट्यून प्रोड्यूस हुई। As this instrument had been developed by a barber called Nai in India and was played in the king's court called Shah, the instrument was named Shehnai. अब क्योंकि इसे एक शाह के दरबार में, एक राजा के दरबार में बजाया गया, जिसे कि शाह कहा जाता था, तानाशाह कहते थे हम, और बजाया इसे एक बार्बर ने था जिसे कि इंडिया में नाई कहते हैं, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया शहनाई। सो द शहनाई बिकम अ पार्ट ऑफ ऑस्पिशियस ओकेजन्स। अब शहनाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ओकेजन्स पर बजाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट बन चुका था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर प्लेड एट द रॉयल कोर्ट। अब राज दरबार में पहले के समय में 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, शहनाई उनमें से एक बन गया था, इतना काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था। सो बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न एट दुमराव। अब बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म कहाँ हुआ? दुमराव के अंदर हुआ, बिहार में 1916 में हुआ। इनटू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, और ये म्यूजिशियंस की फैमिली से ही बिलोंग करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स एज वेल एज मैटरनल अंकल्स वर शहनाई प्लेयर्स। अब इनके पिताजी जो कि पैगंबर बख्श थे, इनके जो मतलब और दादा वगैरह थे, और इनके मम्मी के परिवार से जो भी थे, इनके नान के परिवार से, वो सभी इनके अंकल्स क्या थे? शहनाई प्लेयर थे। एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खान वुड विजिट द बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता for which the king rewarded him with a laddu weighing 1.25 kg. अब जब ये छोटे थे, एज अ चाइल्ड जब ये छोटे थे, तब बिस्मिल्लाह खान जी बिहारजी टेम्पल जाया करते थे गाने के लिए भोजपुरी चैता, और उसके लिए एक किंग ने, वहाँ के किंग ने इन्हें लड्डू दिया था, एज मतलब रिवॉर्ड के रूप में लड्डू दिया था, वो भी 1.25 किलो का। एट द एज ऑफ 3 बिस्मिल्लाह खान विजिटेड हिज मैटरनल अंकल अली बख्श एट बनारस। अब जब ये 3 साल के थे तब ये अपने नान के परिवार में गए और वहाँ पर इनके अंकल जो अली बख्श थे उनसे मिले। ही सॉ हिम प्लेइंग द शहनाई एंड वॉज फैसिनेटेड बाई इट। अब अली बख्श को इन्होंने शहनाई बजाते हुए देख लिया और इससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गए थे वो इसकी ट्यून से। एट द एज ऑफ 5 ही स्टार्टेड लर्निंग प्लेइंग इट। अब 5 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान जी ने भी शहनाई बजाना शुरू कर दिया था या सीखना शुरू कर दिया था। ही वुड स्पेंड आवर्स प्रैक्टिसिंग एट द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया बाय द बैंक्स ऑफ द होली रिवर गंगा। अब पवित्र नदी जो गंगा है उनके किनारों पर बालाजी और मंगला मैया के टेम्पल के किनारे पर ये घंटों बैठे रहते थे और वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते शहनाई की। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड बिस्मिल्लाह खान इन्वेंटेड राग्स विच वर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब ये काफ़ी घंटों तक बैठकर वहाँ प्रैक्टिस करते रहते थे। जो पानी बहता रहता था उससे इन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी कि पानी के बहने के साथ साथ ही मैं ट्यून बजाऊँ। इस वजह से नई नई राग को, नई नई ट्यून्स को इन्वेंट करते रहते थे शहनाई के थ्रू। At the age of 14, he performed at the Allahabad Music Conference and his talent was appreciated by उस्ताद फैयाज़ खान। अब 14 साल की एज में इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, कहाँ पर दी थी? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पर इनके टैलेंट को, इनके शहनाई के टैलेंट को उस्ताद फैयाज़ खान ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया था, अप्रिशिएट किया था इन्होंने। 1938 में क्या हुआ था? ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग द लखनऊ स्टेशन ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। अब 1938 में इन्होंने एज अ जॉब, एज अ प्रोफेशन इसको स्टार्ट किया, लखनऊ के अंदर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर बजाना शुरू किया। द डे इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन द 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड ग्रीटेड द कंट्री थ्रू हिज शहनाई। अब जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, तब बिस्मिल्लाह खान भी वहीं पर थे, प्रेजेंट थे, और लाल किले से इन्होंने शहनाई बजाते हुए इसका आगाज़ किया था। ही रिसाइटेड राग काफ़ी विच वॉज फॉलोड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरूज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच।
अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय एक फेमस स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसके पीछे पीछे ही, उसके बाद ही इन्होंने अपनी जो राग थी, राग काफ़ी वो भी बजाई थी। बिस्मिल्लाह खान परफॉर्म्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब बिस्मिल्लाह खान जी ने पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज दी थी। हिज फर्स्ट फॉरेन परफॉर्मेंस वॉज इन अफगानिस्तान वेयर द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट ही गिफ्टेड हिम मैनी सोवेनिर्स। अब बिस्मिल्लाह खान जी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंसेस दी थी दुनिया में। साथ ही साथ इनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी आउट ऑफ इंडिया, वो कहाँ की थी? अफ़गानिस्तान की। और वहाँ के राजा इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और इसीलिए वहाँ के राजा ने वहाँ की जो कुछ यादें थी वो बिस्मिल्लाह खान जी को गिफ्ट में दी। बिस्मिल्लाह खान कंपोज म्यूजिक फॉर 2 फिल्म्स। हिंदी फिल्म टाइटल्ड गूंज उठी शहनाई डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट एंड कन्नड़ फिल्म टाइटल्ड सांधी अपन्ना बाय विक्रम श्रीनिवास। अब बिस्मिल्लाह खान जी ने दो फिल्म्स को म्यूज़िक कंपोज किया था, जिसमें पहली तो थी गूंज उठी शहनाई, एक हिंदी फिल्म थी जो कि विजय भट्ट ने डायरेक्ट की थी, और एक थी कन्नड़ फिल्म जिसका नाम था सानादी अपन्ना, जो कि विक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट की थी। तो ये दो फिल्म्स के नाम, मूवीज़ के नाम भी आपको याद रखने हैं जो कि इन्होंने कंपोज की थी म्यूजिक इनका। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने यूएसए के अंदर लिंकन सेंट्रल हॉल में इंडियन होते हुए परफॉर्मेंस दी थी। ही ऑल्सो परफॉर्म एट मॉन्ट्रियल, कैंस एंड टोक्यो। अब इसके अलावा इन्होंने मॉन्ट्रियल में, कैंस में, टोक्यो में, यहाँ पर भी परफॉर्मेंसेस दी थी। तेहरान में तो इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी बना हुआ है जिसका नाम है ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान said that music was India's richest heritage and had to be taught to the children। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का क्या कहना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि संस्कृति काफ़ी ज़्यादा अपार हद तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसे मान्यता प्राप्त है संस्कृति को, और म्यूज़िक तो इसके दिल में बसता है इंडिया के। तो इसलिए बच्चों को भी इसके बारे में सिखाना चाहिए, म्यूज़िक के बारे में। ऑल्दो ही हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही वॉज अटैच्ड टू डुमराव एंड बनारस। अब हालांकि इन्होंने दुनिया भर में घुमाई की थी म्यूज़िक के लिए, लेकिन इनका जो दिल था ना वो डुमराव में और बनारस में, इन दो जगह पर ही लगता था हमेशा। यानी कि ये दो जगह इनकी फेवरेट थी, इमोशनली मेंटली अटैच थे। वंस अ स्टूडेंट आस्क्ड हिम टू सेट अप अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द टेम्पल्स ऑफ बनारस देयर। अब एक बार यूएसए के एक स्टूडेंट ने, इनका यूएसए का एक स्टूडेंट था, उन्होंने इन्हें क्या प्रॉमिस किया बिस्मिल्लाह खान जी को कि आप यहाँ पर आकर म्यूज़िक सिखाना शुरू कीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बनारस का जो टेम्पल्स वाला एरिया है, लोकेलिटी है, वैसे का वैसा यहाँ पर रिक्रिएट कर दूंगा आपके लिए। लेकिन हमारे बिस्मिल्लाह खान जी तो अटैच थे डुमराव और बनारस से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाह खान आस्क्ड हिम वेदर ही कुड ट्रांसपोर्ट द रिवर गंगा ऑल्सो एज ही वॉज अटैच टू इट एज वेल। अब बिस्मिल्लाह खान जी उल्ट में जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या तुम गंगा नदी को यहाँ पर ला सकते हो क्या, क्योंकि मैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ। सो बिस्मिल्लाह खान इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्युलर इंडियन एज बीइंग अ मुस्लिम। अब बिस्मिल्लाह खान एक कट्टर इंडियन होने का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। हालांकि वो मुस्लिम थे, फिर भी वो इंडियन होने का फ़र्ज़ निभाते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे? ही प्लेड द शहनाई एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, फॉर हिम म्यूज़िक वॉज अबव रिलीजियस बैरियर्स। और वो सुबह सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में डेली यहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। हालांकि ये मुस्लिम थे, फिर भी मंदिर में शहनाई बजाते थे, क्योंकि इनके लिए जो म्यूज़िक है वो सब इन रिलीजियस यानी कि धार्मिक बेड़ियों से ऊपर है, धर्मों से बढ़कर है, क्योंकि वो म्यूज़िक में किसी के लिए भी कंपेयर नहीं करते थे। तो धर्मों में या अंधविश्वास वगैरह नहीं रखते थे ज़्यादा, यानी कि काफ़ी सोलफुल पर्सन थे। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है इसकी समरी और ऑथर का इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। तो अच्छे से इसको एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ जाएं। फर्स्ट टाइम में आ गए हैं तो और भी अच्छी बात है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ इस बिहाई बुक का, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े वो लिंक्स, या फिर वो चैप्टर्स, सभी के सभी चैप्टर्स लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो उस लिंक पर चेक कर लीजिएगा, सारे के सारे चैप्टर्स बिहाई बुक के आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।